आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, खुश होंगे और मेरी स्टोरी को सुन रहे होंगे। तो चलिए आप सबको सुनाते हैं कि स्टोरी में हुआ क्या था। और काफ़ी मुद्दत के बाद आपका इंतज़ार ख़त्म होगा, क्योंकि होता है ना कि कुछ कुछ चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं। जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं और अपना सपोर्ट बनाए रख रहे हैं मेरे लिए, तो मैं उनको यही कहूँगी कि ये प्यार, ये एतबार ऐसे ही बनाए रखें मुझ पे, और आपको स्टोरी यूं ही इसी तरह से आपको मिलती रहेगी। तो कुछ लोग होते हैं ना कि जेन्युइन होते हैं किसी के लिए, तो मुझे लगता है ना कि जो लोग हैं ना मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो कुछ जेन्युइन लोग हैं। खैर, क्या है क्या नहीं है, स्टोरी की तरफ पढ़ते हैं वक्त को ना गवाते हुए और आप सब इंतज़ार और कहानी को आगे बढ़ाते हुए। आपने लास्ट एपिसोड में सुना था कि कंगना और सान्या एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं कर रहे होते, मगर बहुत तो हद तक गुस्सा एक दूसरे पे किए जा रहे होते हैं। अब उन दोनों की आवाज़ धीरे धीरे जब बढ़ रही होती है तो घर वाले भी ये सोच रहे होते हैं कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर बाद में सबको समझ आता है कि ये इन दोनों के कमरों से आवाज़ आ रही है। इस तरह से इन दोनों का रिश्ता बिगड़ते हुए देख के काफ़ी लोग वो शॉक्ड होते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं खुश होते हैं जो ये चीज़ें हो रही होती हैं उसकी वजह से। आवाज़ क्लैरिफाई होती है कि आवाज़ आ कहाँ से रही है। बाद में घर वालों को पता चलता है कि ये कहीं और से नहीं, कहीं दूर से नहीं, ये हमारे घर में जो दो लोग रहते हैं ये उन दोनों की आवाज़ है। हालांकि इन आवाज़ों में इतनी ज़्यादा भारीपन और गुस्सा होता है कि किसी की हिम्मत नहीं होती है उस कमरे में जाने की। फाइनली रमेश जी लालू जी को बोलते हैं कि एक बार जाओ देखो क्या हुआ। अभी अभी तो कंगना नीचे आके बैठी थी, तो अभी उसके आंखों में और उसके चेहरे पे जो खामोशी थी उससे तो यही लग रहा था कुछ बड़ी बात है। लालू जी भी हाँ में सर हिलाती हैं और सीढ़ियों को चढ़ते हुए अपने आप को आगे करते हुए कहती है कि मैं यही तो चाहती थी, यही हो, और वो हो रहा है फाइनली। तो अब मैं क्यों रोकूं? फाइनली अब ये हो रहा है, मेरी सोच के हिसाब से चल रही हैं सारी चीज़ें। अब मैं क्यों रोकूं? और खैर, भैया को क्या पता, ये सारी चीज़ें मैंने खुद की हैं। अब चलते हैं, क्या तमाशा चल रहा है देखते हैं। धीरे धीरे लोगों की आवाज़ जो बढ़ रही होती है उससे सब सुन के उन दोनों के कमरे के बाहर तक पहुँचे होते हैं, मगर किसी की हिम्मत नहीं होती है उन दोनों के कमरे में दाखिल होने की। दर्शान्या सोच रही होती है कि ये क्या चल रहा है, और दूसरी तरफ कंगना कहती कि अभी भी आपके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं चीज़ों को क्लैरिफाई करूं। आपके नज़रों में कैसे, मतलब आप खुद को कैसे खड़ा कर पा रहे हो अपने नज़रों में, या मेरी नज़रों में आप कैसे खुद को खड़ा रख पा रहे हो? तकलीफ, दुख सिर्फ आपको ही होते हैं, दूसरों को तो थोड़ी ना होते हैं तकलीफ। तो मैं कहती क्या बोले जा रही हो कंगना, तुम थोड़ा भी सोच रही हो? सान्या पूरी तरह से कंफ्यूज्ड होती है, ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। जब वो सोच ही जा रही होती है तो थोड़ी देर के बाद कंगना कहती है कि बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से चले जाओ। ये वक्त कहती है कि बेहतर यही होगा आप इस कमरे से बाहर चले जाओ। सीरियसली कंगना, तुम ये बोल रही हो? कहती है, हाँ मैं सीरियसली बोल रही हूँ। वो भी दरवाज़ा खोलती है कंगना,
रूम में ही होती है। शानिया दरवाज़ा खोल के बाहर निकल जाती है। बाहर जब जैसे ही निकलती है तो दरवाजे के बाहर रमा जी, संध्या और लालू जी दोनों जने खड़े होते हैं। थोड़े दूर आगे जाने के बाद कविता और किया दोनों मिलते हैं। उन दोनों से भी नज़रें फिराते हुए वो टेरेस की तरफ जब जा रही होती है तो कविता पीछे पीछे आवाज़ देते हुए आती है कि मेरी बात तो सुन। ऐसे बोलते हुए वो जा ही रही होती है। जीजू बात तो सुनो, क्या हो गया, बात सुनते जाओ। मगर सानिया होती है वो कोई भी बात, किसी की भी बात सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं होती है और चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। रमा जी और संध्या और लालू जी जब अंदर आते हैं, कमरे के अंदर दाखिल होते हैं, देखते हैं कि कंगना रो रही होती है। कंगना का यूँ रोना लालू जी को थोड़ा तो तकलीफ दे रहा होता है, क्योंकि आखिर माँ है और उनकी तकलीफ कहीं ना कहीं उनको महसूस हो रही होती है। लालू जी मन ही मन में सोच रही होती हैं, कहते हैं कि बेटा ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ। ये जो तुम अभी रो रही हो तुम्हें आगे चल के ना रोना पड़े, तुम्हें कोई दुख ना हो, कोई तकलीफ ना हो। मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, जो कि तुम्हें इस रिलेशनशिप में खुशी नहीं मिलेगी। रमा जी कहती है कि कंगना बेटा क्या हो गया, तुम तो कभी ऐसे नहीं बात करती हो किसी से, किसी को भी कुछ ऐसा नहीं कहती हो जिससे किसी को बुरा लगे। आज तुम सानिया पे ऐसे इल्ज़ाम, वो नज़रें भर के देखने वाले इंसान की तरफ इस तरह से कैसे इल्ज़ाम लगा सकती हो। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए होते हैं और वो अपने मामी की तरफ देखती है और फिर कहती है कि मामी कुछ नहीं। अपने हाथ दोनों हाथों से आंसू को साफ करती है, वहाँ से वो भी निकल जाती है। लालू जी पीछे से आवाज़ देती है कंगना मेरी बात तो सुनो, और वो कुछ नहीं सुनती। सीढ़ियों से उतरती है और घर का दरवाज़ा खोलती है और बाहर चली जाती है। जब घर का दरवाज़ा खुलता है सुबह के 11:30 हो रहे होंगे, वो बाहर निकलती है। जैसे रास्ते पे वो अकेले चल रही हो और उसकी पूरी ज़िंदगी वो बिताए हुए पल उसकी आंखों के सामने फिर से एक बार चल रहे होते हैं, जैसे कोई मूवी। किस तरह से शानिया से उसने मिली थी, किस तरह से शानिया से शादी हुई, किस तरह से शानिया ने उसके भाई से उसकी शादी तुड़वा के खुद से कर ली। सारी चीज़ें, कितनी बदनामी हुई, कितनी बेइज्जती हुई, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जब वो साथ होते हैं और ये सारी सोचते हुए वो रास्ते पे चले जा रही होती है, शुद्ध जैसे उसकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी हो। और जो कल रात को उसने अपनी आंखों से जैस्मिन और सानिया को एक साथ देखा हो, जब एकदम से उसकी पूरी दुनिया उसके सामने बिखर सी गई होती है, जिसमें किसका दोष है, कौन दोषी है, किसने किसके साथ क्या गलत किया, कोई नहीं जानता। कहते हैं ना कि कभी कभी आंखों की देखी हुई चीज़ें भी गलत होती हैं और कभी कभी कानों की सुनी हुई चीज़ें भी गलत होती हैं, मगर ज़्यादातर हम विश्वास उसी चीज़ों पे करते हैं जो हम आंखों से देखते हैं और जो अपने कानों से सुनते हैं। ना चले जा रही होती है और दर्शनिया टेरेस पे होती है। कविता पीछे पीछे आती है, ये चीज़ों क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या, कल रात को तो सब कुछ ठीक था, कल रात को सब कुछ ठीक था पर पता नहीं सुबह क्या हो गया उसको, ऐसा क्या कर दिया है। जहाँ तक मुझे याद है कविता, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उसको तकलीफ हो। चीज़ों कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना जो जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा अपसेट है।
और जहाँ तक मैं जानती हूँ, कविता बोलती है कि कंगना इतनी जल्दी अपसेट होने वालों में से नहीं है, और उसके दिमाग में जो भी चलता है वो बहुत क्लियरली बोलती है। तो कहती कि पर अभी वो जो बोल रही है वो मुझे समझ नहीं आ रहा है ना, और जो समझा रही है मैं नहीं समझ पा रही हूँ क्या समझा रही है वो। अगर उसको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत किया तो सीधे सीधे वो बोल दे मुझे मैंने कुछ गलत किया है। इस तरह से दूसरों के सामने मुझे नीचा दिखा के, एम्बैरस फील करा के क्या करना चाहती है। ऑलरेडी मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया है, और वो जो कुछ कर रही है अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा है। सवाल और गुस्सा मुझे करना चाहिए उस पर। तब तक ये भागते हुए आती है, कहती है कि कविता दी, जीजू दी घर से चली गई है। व्हाट? अभी वो कमरे में थी, और अभी नहीं, वो अभी बाहर गई है, पता नहीं कहाँ पे। उसको तो यहाँ का सब कुछ पता भी नहीं है। उसके दिमाग में पहला ख्याल आता है कि कहीं फिर से वो किसी से मिलने। सानिया फिर उस बात को अपने दिमाग से निकालते हुए भागते हुए नीचे सीढ़ी से दोनों दोनों उतरते हुए आते हैं। और सानिया अजय से बोलती है कि तुम प्लीज़ अपनी गाड़ी का चाबी दो। तो अजय भी अपनी गाड़ी की चाबी दे देता है। जब वो गाड़ी बाहर होती है, गाड़ी स्टार्ट करती है सान्या, और कंगना को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वो रास्तों पे पूरे अच्छे से देखते हुए जाती है, कहीं तो कंगना दिख जाए, कहीं तो दिख जाए। वो ढूंढते हुए पूरे रास्ते, पूरे शहर को तलाश रही होती है। कंगना कहाँ चली गई, उसको मिल ही नहीं रही होती। पूरे घर में परेशानी भरा माहौल होता है। उसकी माँ भी, शालू जी भी टाइम पे परेशान हो जाती हैं कि कहाँ चली गई, उसका पता ही नहीं चल रहा। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो कहीं जाए और उसको वो बता के ना जाए। पर आज पहली बार ऐसा हुआ होता है कि वो गई है मगर बिना बताए। मन ही मन वो सोच रही होती है कि कहीं ये सब कुछ जो हुआ वो कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गया, कहीं मैंने ये ज़्यादा तो नहीं कर दिया। उनके मन में सवाल तो होते हैं, मगर किसी से पूछ नहीं सकती थी, किसी को बता नहीं सकती थी कि वो उन्होंने ही अपनी खुद की बेटी के साथ उन्होंने क्या खेल खेला होता है। सान्या कंगना को पागलों की तरह ढूंढ रही होती है। सान्या ला रही होती है। इधर अजय और सुनील भी पीछे पीछे गए होते हैं, ढूंढ रहे होते चारों तरफ, मगर वो मिल नहीं रही होती है। उनको समझ नहीं आ रहा होता कि अचानक से कहाँ चली गई। यहाँ पे उसके कोई दोस्त भी नहीं है, कोई करीबी रिश्तेदार भी नहीं है जिसको वो जानती हो और जिससे वो मिलने चाहे। फिर सानिया अपना फ़ोन उठाती है, और सानिया फ़ोन उठा के डेविड को कॉल करती है, कहती है कि मैं एक नंबर भेज रही हूँ, उसका पूरा डिटेल निकाल के दो। तो नंबर जैसे डेविड को भेजती है, थोड़ी देर के बाद मुश्किल से 10 से 15 मिनट के अंदर ही वो पूरा डिटेल निकाल के उसको सेंड कर देता है। और उसका फ़ोन कंगना का होता है, घर पे ही होता है। शिट यार, ये तो घर का एड्रेस है। अब क्या करूँ, कैसे पता लगाऊँ मैं। फिर कहती है कि डेविड, मुझे नहीं, रहने दो, तुम रहने दो फ़ोन। फिर वापस रख देती है, और वो अपने डैड को कॉल लगाती है। जब वो अपने डैड को कॉल लगाती है तो जैसे ही जो फ़ोन पे तान्या का नंबर फ्लैश हो रहा होता है, तो कहते हैं कि ये अचानक से आज हमारी बेटी ने हमें याद किया, क्या बात हो गई। तो फिर वो फ़ोन उठाते हैं, कहते हैं कि क्या हुआ सान्या, सब ठीक है बेटा। तो ठीक है डैड, कुछ ठीक नहीं है, मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। तो कहते हैं बताओ। डैड, कंगना कहीं चली गई है, और
घर में किसी को कुछ पता नहीं है। और मैं जितना जगह जानती थी, वो जहाँ जा सकती थी, मैंने सारे जगह पे देख लिए हैं, वहाँ पे नहीं है। तो वो कहते कि तुम दोनों में कुछ हुआ। डैड अभी उतना समय नहीं है मैं आपको समझा सकूं, पर अभी मुझे कंगना को ढूंढना है। फिर देखिए ठीक है, मैं वहाँ के पुलिस कमिश्नर को जानता हूँ, मैं उनको फ़ोन लगाता हूँ। कह देंगे ठीक है, आप लगा के मुझे बता दीजिएगा। और डैड थोड़ा जल्दी ना। वो कहते कि हाँ बेटा, मैं समझ रहा हूँ, और कंगना हमारी बहू है, और हम अपनी बहू का ध्यान बहुत अच्छे से रखते हैं, तुम्हें पता है ना। तो देखिए जी डैड। वो फ़ोन रख देती है और थोड़ा देर वेट करती है। वेट करने के बाद आसपास के मार्केट में है, बहुत दूर दूर तक देखने की कोशिश कर रही होती है, सोच रही होती है कि ये क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है। फिर उसको बाद में समझ आता है कि सब सुबह सुबह ही शुरू हो गया, और अचानक से क्यों, ऐसा क्या हुआ था रात को। जहाँ तक मुझे याद है, कल रात को वो मान भी गई थी और उसका गुस्सा भी ख़त्म हो गया था। अचानक से आज इसका गुस्सा भड़क क्यों गया। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। हुआ कहाँ से। वो सोचते हुए अपने दिमाग पे बहुत ज़्यादा जोर डाल रही होती है, पर उसको पता नहीं चल रहा होता कैसे हुआ, कहाँ से हुआ और किसने किया। अगर हुआ भी तो फिर वो अपने आप को थोड़ा शांत करती है। शांत करने के बाद आप कहती पहले ढूंढ लेते हैं उसको। थोड़ी देर में ये डैड का कॉल आता है। उसके नंबर पे एक लोकेशन शेयर करते हैं। कहते कि बेटा ये लोकेशन है, वहाँ जाके एक बार देख लो, शायद तुम्हें वहाँ पे मिल जाए, और जैसे मिल जाए ना, मुझे फ़ोन ज़रूर लगा देना। कहती है कि ठीक है डैड। वो अपने फ़ोन पे मैप स्टार्ट करती है और वो उस मैप का पीछा करने लगती है। मैप का पीछा करते हुए जाती है। जैसे जाती है, एक छोटी सी बस्ती आती है और एक छोटा सा तालाब होता है। उसके किनारे वो बैठे अकेले, चाप आंखों में आंसू उसके भरे हुए जो बह रहे होते हैं। इस तरह से कंगना को टूटा हुआ देख के सान्या को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, बहुत ज़्यादा। उसको बुरा तो लग रहा होता है, पर करे तो करे क्या, किया क्या है उसने, उसको खुद ही नहीं पता होता। वो आती है, उसके बगल में बैठती है। देखी तो मैं पूरे शहर में ढूंढ लिया, तुम यहाँ बैठी हो। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या किया है, और अगर कुछ बहुत ज़्यादा गलत किया है तो तुमने ऐसा कुछ किया है, उसके लिए जो सज़ा दोगी मुझे मंजूर है। इस तरह से घर छोड़ के मत जाया करो। मेरे साथ साथ और भी लोग हैं जिसे तुम्हारी फिक्र है, जिसे तुम्हारी चिंता है। तुम्हारी माँ, तुम्हारे पापा, तुम्हारा भाई, तुम्हारी पूरी फैमिली, इनफैक्ट मेरी फैमिली भी, और मैं भी। जब सानिया बोल रही होती है, सानिया के शब्दों में सच्चाई तो कंगना को नज़र आ रही होती है, मगर वो बार बार वो चीज़ें रिपीट हो रही होती है उसके दिमाग में। कंगना कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप सुन रही होती है। जो उसके चेक पे जो आंसू आए होते हैं, उसके से आंसू को साफ करते हुए सानिया बोलती है कि अगर तुम्हें लगता है मैं गलत हूँ, मैंने कुछ गलत किया है, तो तुम मुझे सज़ा दो। तुम मुझसे भले बात ना करो, इस तरह से घर छोड़ के मत जाओ। और अभी तुम चलो, घर चलो ना। और सानी के बीच में अचानक से एक ऐसी दरार आई रहती है, जो दोनों एक दूसरे से क्या
कहें और किस तरह से कहें, दोनों को ही नहीं पता होता है। इनफैक्ट उन्होंने दोनों ने कुछ किया भी है या नहीं, उन्हें ये भी नहीं पता होता है। शायद अगर कम्युनिकेशन उन दोनों में मजबूत हो तो ये बात ही ना हो। सान्या हाथ बढ़ाती है कंगना की तरफ उठने के लिए। सान्या उसका हाथ नहीं थामती है। सॉरी, कंगना उसका हाथ नहीं थामती है। सान्या अपना हाथ फिर पीछे खींच लेती है और दोनों साथ चलने लगते हैं। एक पल को होता है कंगना का मन में जो बातें भरी हुई होती है, सोचती है कि वो एक बार में ही बोल दे और बहुत लाए सान्या पे, मगर नहीं, वो धीरे धीरे अपने रास्ते को तय करने लगते हैं। फिर कंगना अपने कदम बढ़ाते हुए रुक लेती है। शाने की तरफ आके जो 4 कदम आगे वो बढ़ी होती है, शाने पीछे पीछे चल रही होती है। पीछे आके वो कहती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ चीट करने की। जब ये बात भूलती है तो कहती है व्हाट। हाँ, आप ऐसे कैसे कर सकती हो कि मेरे सामने मेरे ही बेडरूम में मेरे ही बिस्तर पे किसी और के साथ, क्या बोल क्या रही हो तुम। कंगना थोड़ा समझ पा रही हो कि आप बोल रही हो। कि हाँ, मैं पूरे होश हवास में हूँ, क्या बोल रही हूँ, मैंने जो देखा मैं वही बोल रही हूँ। रात की आपकी ये कहानी जो आप बता रही थी ना, मेरे साथ थी। मेरे साथ नहीं, जैस्मिन के साथ थी। और आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको दिखा भी सकती हूँ। कितनी रिलेशन लगना, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्ही तो थी ना, मैं उस चीज़ को कंफर्म कर सकती हूँ। मैं जैस्मिन तो बस बस वहाँ पे हेल्प के लिए आई थी और वापस चली गई थी। तो कहती है कि हेल्प, अच्छा हेल्प ऐसा होता है। आपको क्या लगता है कि मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ? देखिए, मैं मानती हूँ कि तुम बेवकूफ़ नहीं हो। मैं ये भी मानती हूँ कि तुम कुछ छुपाती नहीं हो। क्या तुमने कुछ नहीं छुपाया है ना आज तक मुझसे? ना, थोड़ा सा अपने आप को संभालते हुए देखिए कि मैंने आपसे कुछ छुपाया है। आपको लगता है कि मैंने आपसे कुछ छुपाया है? ठीक है, आपको यदि यही लगता है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। और आपके लगने से कुछ नहीं होता है। तो सानिया भी कहती है कि तुम्हारे भी इस तरह से वाहियात इल्ज़ाम मुझ पे लगाने से सच नहीं होता है। कंगना, दोनों में एकदम अचानक से मिर्ची वाली जो आग होती है ना, वो लग चुकी होती है। दोनों ही गलत है या नहीं है, या सिचुएशन गलत है, दोनों डिसाइड नहीं कर पा रहे होते हैं। सानिया के दिमाग में होता है कि जैस्मिन, और मेरे दिमाग में होता है कि मैंने चीट किया, मैंने कुछ छुपाया नहीं। सानिया गाड़ी स्टार्ट करती है और वेट करती है, बिना कुछ बोले कंगना पीछे बैठती है और ये दोनों फिर से अपने रास्ते को तय करते हुए घर पहुंचते हैं। उस वक्त तक इस सारे मैटर में होते होते शाम हो चुकी होती है और जैसे घर पहुंचते हैं दोनों, सानिया अपना फ़ोन निकालती है और अपने डैड को फ़ोन लगा के बोलते हैं डैड, कंगना घर आ गई है, मैं आपको थोड़ी देर से फ़ोन लगाती हूँ। अरे ठीक है बेटा, तुम अपना टाइम लेके आराम से फ़ोन लगाना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे जी डैड। वो फ़ोन रख देती है और कंगना घर के अंदर दाखिल होती है। सब लोग परेशान होते हैं। कंगना जैसे ही अंदर आती है, उसकी माँ सबसे पहले भागते हुए जाती है, उसको गले लगाती कहती है तुम कहाँ चली गई थी, तुम आज तक बिना बताए मुझसे कहीं नहीं जा रही और कभी ना जाती हो, आज कैसे चली गई बेटा, तुम्हें पता है ना मेरी हालत क्या हो जाती है।
कहती कि कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। और उनका हाथ अपने शोल्डर से हटाते हुए वो अपने कमरे में चली जाती है। जैस्मिन दूर खड़ी होकर ये तमाशे देख रही होती है। उस तमाशे में किरदार उसी का होता है। मगर ये सच और झूठ साबित कैसे होगा? सान्या अपने आप को शांत करती है और जैस्मिन से बात करने की कोशिश, जैस्मिन को देखती है वो दूर खड़ी है तो वो जाती है। जैस्मिन, रात को तुम आई थी और वो वापस तुम चली गई थी ना? तो कहती कि नहीं। तो कहती कि नहीं मतलब? तो हमारी बात हुई थी और मैंने थोड़ी बहुत हेल्प भी की थी, बस इतना ही हुआ था ना? कहती कि हाँ, तुम्हें बस इतने ही बात के तुम्हें कंगना को समझानी है प्लीज़, वरना वो मुझे पता नहीं क्या क्या समझे जा रही है। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं उसको कैसे समझाऊँ। तो कहती है कि ठीक है, मैं बोल दूँगी। वो दोनों साथ में आते हैं और कंगना के रूम में दाखिल होते हैं। कंगना के रूम में कंगना बैठी होती है और सान्या कहती है कि तुम बता दो। ये क्या? ना, ऐसे हम दोनों को ही देखे जा रही होती है। तो अभी जो तुम बता रही थी कि तुमने बस हेल्प की थी और तुम वहाँ से चली गई थी, तो कहती है कि ये तो तुमने बोला ना कि मैं, सान्या ने कहा कि कंगना के सामने ये बात बोलनी है, मैंने थोड़ी ना कहा। वो अपनी बातों से पलट जाती है, सीधे सीधे पलट जाती है और गुस्सा कंगना के नज़रों में गहरा हो जाता है कि ये अपने आप को सच्चा साबित करने पे तुली हुई हैं और इस तरह से झूठ का साथ। मैं जिस सान्या को जानती हूँ वो कभी ऐसा कुछ नहीं करती है, कभी भी अपने आप को सही साबित करने के लिए किसी सामने वाले को गलत कभी नहीं ठहराया है। ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं और क्यों हो रही हैं और मेरे साथ ही क्यों हो रही हैं? कंगना का खुद से ही एक सवाल होता है और दोनों की तरफ से अपना चेहरा फेर लेती है जैस्मिन। के चेहरे पे एक बहुत ही खतरनाक स्माइल होती है। उसकी आंखों में वो नीचपन दिख रहा होता है। तानिया समझ जाती है कि कुछ तो हुआ है जिसमें जैस्मिन, मैं और कंगना इन्वॉल्व है। जो इल्ज़ाम मुझ पर लगा है अब उसको समझ में आने लगा होता है कि ये कहाँ से शुरू हुआ है। इसके सासू मॉम को इतना ज़्यादा उससे प्यार से पेश आना, जैस्मिन को दोस्ती का हाथ बढ़ाना, सब कुछ समझ चुकी होती है कि ओ, ये बात थी, ये खेल खेला जा रहा था मेरे साथ। पर अब ना को कैसे समझाऊं कि ये सब गलत है। जैसे ही जैस्मिन वहाँ से दरवाजे से बाहर जा रही होती है, वो कहती है कि एक मिनट जैस्मिन, ये सब मैंने तुमसे बोला था ना बोलने के लिए? वो कहती है कि हाँ, आपने ही बोला था मुझे ये सब बोलने के लिए। ओके, तो और क्या क्या बोला था मैंने? अब सपोज कर लो कि अब हम दोनों, मैं और सान्या, अलग हो ही जाएंगे, तो मैं तो अकेले रहूँगी नहीं, मुझे किसी का सहारा तो चाहिए रहेगा ना। तो वैसे तुम भी मुझे चाहती ही हो है ना, क्यों ना हम दोनों साथ हो जाए? सानिया ऐसा बोलती है ना कि होश उड़ जाते हैं कि ये क्या बोल रही हैं, और वो भी मेरे सामने, और इतनी बेशर्मी से। सान्या को बहुत ज़्यादा गुस्सा अंदर से आ रहा होता है जैस्मिन के ऊपर। वो खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हुए कंगना के सामने खड़ी रहती है
और कंगना को एक बार सान्या को देखती, एक बार जैस्मिन को देखती। जब वो दोनों को बारी बारी से देख रही होती है तो उसके मन में यही आ रहा होता है कि दोनों को गुस्से से कच्चा चबा जाए। मगर जैस्मिन खुश हो जाती है कि जो वो चाह रही थी वो हो रहा है, ये दोनों अलग हो रहे हैं और सान्या जैस्मिन को अपना रही है। तो खैर अब ऐसा है जैस्मिन कि तुम्हें कहीं और रहने की कोई ज़रूरत ही नहीं, तुम यहीं रहो ना मेरे साथ, मेरे पास। तो कहते कि हाँ हाँ बिल्कुल। वो जाती है, उसका हाथ पकड़ लेती है और अंदर की तरफ सोफे पे साथ में बैठते हैं। वैसे जैस्मिन, तुमने तो मेरे लिए बहुत कुछ किया, आखिरकार तुम अपने आप को मेरे हवाले कर ही दिया है ना। वैसे तुम्हें तो याद ही होगा ये रात को जैसे ये वर्ड लेती है अपने मुंह से, वो शब्द निकालती है सान्या, ना का दिल टूट सा जाता है। कहीं मतलब होता है ना कि एक अलग सी चुभन होने लगती है कि जिस इंसान के लिए वो ये सारी चीज़ें कर रही थी, फास्ट एंड ऑल, वो आज ये शब्द यूज़ कर रहा है। तुम्हें पता है ना जैस्मिन कि मुझे ऐसे लड़कियां पसंद नहीं है, मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़के पसंद है। और मुझे लगा भी था कि कंगना भी उसी टाइप की है, मगर अब मुझे लग रहा है कि वो नहीं है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि तुम मुझे मिले। काफ़ी तारीफ करती है सान्या, सान्या तारीफ कर रही होती है, जैस्मिन को काफ़ी खुशी हो रही होती है। कंगना वहाँ से उठती है, फिर से अपने कमरे से बाहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। ये देखो, कंगना को बर्दाश्त नहीं हो रही है हमारी खुशी, और इसीलिए वो जा रही है। वो कहती कि उससे क्या लेना देना, बेब अपन साथ में ही रहेंगे ना। तो हाँ बिल्कुल, हमेशा। तो जैस्मिन जो होती है सान्या के चिक पे वो किस करती है। जैसे ही वो किस करती है, पारा कंगना को और चढ़ जाता है। जैस्मिन का हाथ खींचती है, सान्या के जो बगल में बैठी रहती है, सान्या के बगल से उसका हाथ खींच के उसको दरवाजे से बाहर कर देती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। और उसका गुस्से का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है, और जो आसपास चीज़ें रखी होती हैं, वाश होता है, वाश रखा होता है, टेबल होता है, वो सारी चीज़ें उठा के फेंकने लगती है। सानिया जो होती है साइड में खड़े होकर खुद को बचाने की कोशिश कर रही है, तो उठा उठा के फेंके जा रही होती है। कहती कि इतनी हिम्मत कि मेरे सामने जैस्मिन के साथ बैठ के वो तुम्हारे चिक पे किस करे, और तुम इतनी बेशर्मी से बात किए जा रही हो, वो चीज़ें फेंके जा रही हो। तो बहुत गुस्से में होती है, और इतनी बेशर्मी तो दिखा ही रहे हो, रात में भी यही बेशर्मी दिखाए थे। मुझे पता है ये थोड़े टाइम का डिस्टेंस जो मैंने बीच में रखा था, ये सारी उसकी वजह से हुई है। मगर भूल जाओ, ये तो मैं ये रंगरलियाँ मेरे सामने तुम मना पाओगे, मेरे नहीं, मैं इसमें कभी भी नहीं होने दूंगी। ऐसा वो उससे से बोल रही होती है, और सानिया सुन रही होती है। सानिया को ये यकीन होता है कि वो तो प्यार उसी से करती है, मगर अब बचा सानिया कैसे अपने आप को बेकसूर साबित करे, क्योंकि उसके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं होते हैं, होता नहीं है उसको दिखाने और समझाने के लिए। वो धीरे धीरे बचते बचाते उसके पास जाती है और उसको कस के हक करती है। देखिए शांत, प्लीज रिलैक्स, मेरी बात सुनो तुम। कहती कि अभी भी तुमको लगता है कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगी, बिल्कुल नहीं सुनूंगी। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है, बेजोड़ कोशिश कर रही होती है खुद को
सान्या से छुड़ाने की। फिर वो कोशिश, वो जद्दोजहद कब तक वो चल पाता, कब तक वो खुद को उस चीज़ से छुड़ा पाती। फिर थक हार के अपने आप को रिलैक्स करते हुए तान्या कहती है कि देखो कंगना, तुमने क्या देखा है मुझे नहीं पता, मगर मुझे इतना पता है कि मैं कल रात को भी तुम्हारे साथ थी और आज भी हूँ और आगे भी रहूँगी। इस बीच में क्या चीज़ें हुई हैं तो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मगर मुझे कुछ वक्त दो जिस चीज़ को मैं तुम्हें समझा पाऊँ। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं गलत नहीं हूँ। मैं तुम्हें आज भी प्यार करती हूँ तो मैं कल भी करूँगी और आगे भी करती रहूँगी। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, बिलीव में। जब ये वर्ड बोलती है तो देखिए ना, सच में मैं तुम पे बिलीव करूँ, ऐसा कुछ छोड़ा है क्या? सानिया कहती है कि मैंने भी तुम पे बिलीव किया है, तुम पे भरोसा जताया है। अगर तुमने कहीं भी थोड़ा सा भी मुझसे सच में प्यार किया होगा तो भरोसा तो, या थोड़ा वक्त तो दोगी। ये बात जब वो बोलती है, सान्या बोलने के बाद उसको अपने हक किए हुए हाथ से उसको रिलीज करती है। अब वो शांत होती है कंगना और अपना सर हिलाते हुए कहती कि 3 दिन, 3 दिन है, और 3 दिन में साबित नहीं कर पाए ना, शक्ल मत दिखाना अपनी, समझे? वहां से वो चली जाती है दरवाज़ा खोल के। जैस्मिन हालांकि बाहर ही रहती है और जैस्मिन को एक नज़र देखती है कंगना, वहां से चली जाती है। कविता आती है उसको आवाज़ देते हुए, कंगना मेरी बात सुन। कंगना, कंगना बात सुनने की जगह पे वो चली जा रही होती है, उसका हाथ पकड़ती है और कमरे में किया गया कमरे में लेके आती है। अरे तुम्हें हो क्या गया है? तुम अचानक से ऐसी कैसी हो गई हो? मुझे तो लग ही नहीं रहा कि मैं जिस कंगना को जानती हूँ तुम वो कंगना हो। ऐसा लग रहा है कि अननोन, मतलब मैं जानती ही नहीं। तुम्हें पहले कभी भी प्रॉब्लम होती थी, कभी भी कुछ भी होता तुम मुझे बताती थी, अब तो तुम बताती ही नहीं हो। देखिए मुझे अभी कोई बात नहीं करना कविता, प्लीज़। देखिए हाँ, तुम्हारे मूड से ही, जब तुम्हें मन करे तुम्हें बात करना है, जब तुम मन करे तुम्हें बुलाना है, तुम्हें मन करे तो तुम्हारे साथ रहना, बस तुम्हारे मूड के हिसाब से होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है, नहीं होगा, समझी? कंगना कहती है कि तुम क्या चाहती हो कविता, मैं क्या करूं? एक तरफ शाहनिया है, एक तरफ तुम हो, तुम दोनों बात समझती क्यों नहीं हो? तो देखिए तुम समझाओ तो सही, अपनी बातें समझाओगी तब तक, नहीं तब तक समझ किसको आएगी? तो कहती कि तुम्हें लगता है कि मैं ये सारी चीज़ें अनरीज़न कर रही हूँ? तो कहती लगता नहीं है, नहीं मुझे लग रहा है, उसके पीछे कोई बड़ी रीज़न होगी, तभी तुम ऐसा कुछ कर रही हो, और मुझे ये भी पता है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि हुआ क्या है। तो कहती कि ठीक है बता रही हूँ। वो सारी बातें शुरू से स्टार्ट करती है, फिर बताना स्टार्ट करती है ऐसा हुआ है और ये मैंने देखा है। तो व्हाट? हाँ, ये देखा है अपने आंखों से। और तुम कह रही हो कि मैं बिलीव करूं, मैं बताऊं? क्या बताऊं मैं ये? उसको बताऊं जाके? उस इंसान को जो अभी उसी कमरे में जैस्मिन को साथ में लेके बैठा हुआ था, उस इंसान पे भरोसा करूं मैं? देखिए लिसन कंगना, मेरी बात सुनो। कविता बोल रही होती है कि हो सकता है ना कि कुछ इसमें गलत हुआ हो, कुछ गड़बड़ हुआ हो, तुम जैसा सोच रही हो वैसा ना हो। कहती कि नहीं, मैं ऐसा नहीं हो सकता, इतनी भी गलत नहीं हो सकती। हर जगह में मुझे ही समझने की ज़रूरत है, मुझे ही समझाने की ज़रूरत है? नहीं, मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ।
कविता उस सिचुएशन में उसको एक बात तो समझ में आ गई होती है कि किसी ने बहुत सोच समझ के ये जाल बिछाया है और इन दोनों के बीच में आग लगाया है। ये तो ये करना, मेरी बात सुन। अभी तुमने वक्त दिया है जीजू को, तो उस वक्त तक तुम कुछ भी नहीं करोगे, चुपचाप बस तुम्हें खुद पे और जीजू पे यकीन रखना है। अगर तुम अपना रास्ता बनाए रखना चाहती हो, बचाए रखना चाहती हो, तो फिर देखिए अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं अभी भी वही कर रही हूँ, आगे भी वही करती रहूँगी। पर ये चीज़ें बर्दाश्त करके नहीं, बिल्कुल नहीं। साथ रहने से अच्छा है कि उस रिश्ते से अलग रहूँ मैं। और ये कह के चली जाती है कविता के होश उड़ जाते हैं कि ये क्या है यार, एक रात में ये क्या चीज़ें हो गई। और ये अब जब कमरे के बाहर होती है वो अल्टीमेटली सारी बातें सुन चुकी होती है, उसको बताने की ज़रूरत ही नहीं होती है कि ये सारी चीज़ें हुई हैं और इस वजह से, इस तरीके से ये बातें खराब हुई हैं। तो इस एपिसोड को सुनने के बाद आप सबको क्या लगता है, आप सबकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बेझिझक एक खौफ होके बताएं और अपनी ओपिनियन रखें कि क्या हर रिश्ते में इतनी जल्दबाजी या इतनी जल्दबाजी के साथ उम्मीद खोना सही होता है या नहीं। तो ये एपिसोड आप सबको कैसा लगा इस वीक का, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो बाय बाय, टेक केयर एंड शब्बा खैर, मिलते हैं अगले वीक, सेम टाइम सेम जगह। बाय बाय।